जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो है ना वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने कंप्लीट किया था प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के बारे में, जिसमें 4 टेक्निक्स हमने डिस्कशन की उस पर। वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम टॉपिक है। और नेक्स्ट जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने आपको जब फिज़िकली क्लास हम पढ़ रहे थे तो उस वक़्त मैंने आपको ये बताया था कि एल्गोरिदम का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अब यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा 1-2 सालों से इंक्लूड किया हुआ है। और वो एक लॉन्ग क्वेश्चन में एल्गोरिदम का क्वेश्चन जो है वो लाजमी वो डाल रहे हैं कि मुख्तलिफ यानी एल्गोरिदम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जो एल्गोरिदम है, किसी भी प्रोग्राम का वो एल्गोरिदम बनाने के लिए आपको दिया जा सकता है। मसलन आपको इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में हम तफसीली डिस्कस करते हैं कि एल्गोरिदम बेसिकली है क्या और इसका क्या कॉन्सेप्ट है और किसी भी प्रोग्राम का एल्गोरिदम हमने कैसे डिज़ाइन करना है। पहले तो हम देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या है और एल्गोरिदम और सीडो कोड, पी साइलेंट है, सीडो कोड में क्या फ़र्क है। देखें, एल्गोरिदम की हम डेफिनेशन ये करते हैं कि जी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मींस मसलन हमें कोई भी प्रोग्राम दिया जाता है कि भाई इसका एल्गोरिदम डिज़ाइन करें, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस प्रोग्राम को लिखने के जो स्टेप्स हैं कि हमने अगर इस प्रोग्राम को बनाना है, इसको डिज़ाइन करना है, तो पहले हमने क्या करना है, कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, कौन सा स्टेप करना है, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप करना है, फिर थर्ड नंबर पे कौन सा स्टेप करना है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप उसके बारे जो हम प्रोसीजर उसके बारे में हम देखेंगे, इसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। जिस तरह से मसलन कोई घर वगैरह या कोई प्लाज़ा वगैरह या कोई भी बिल्डिंग अगर आपने कंस्ट्रक्ट करनी है तो डायरेक्ट उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो जाती, पहले उसकी प्लानिंग होती है। ठीक है ना। तो एल्गोरिदम भी आप ये समझें कि बेसिकली एक प्लानिंग है। जो भी आप प्रोग्राम मसलन जो भी कोई प्रोग्रामर जब भी किसी प्रोग्राम को डिज़ाइन करता है, किसी भी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करता है, तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग करता है कि इसमें हमने इसको करना कैसे है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, इस प्रोग्राम को डिज़ाइन कैसे करना है, इसमें क्या क्या इनपुट्स हैं, क्या इसमें फार्मूला और स्ट्रेटजी हमने अप्लाई करनी है, कौन सी, और क्या हमने इससे आउटपुट लेनी है। ठीक है ना। तो इन स्टेप्स को जो है ना, जब वो नंबरिंग वाइज 1 2 3 करके जब वो एक स्टेप्स की शक्ल में जब वो उसको एक्सप्लेन करेगा या लिखेगा, तो इसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। और इसका फ़ायदा ये एल्गोरिदम का कि जब हमारे सामने ये चीज़ एक पेपर पे, और ये एल्गोरिदम एक पेपर पे होता है रिटन, ये किसी एप्लीकेशन में या किसी सॉफ्टवेयर में नहीं हम डिज़ाइन करते, बल्कि सिंपल पेपर पे हम अपने सामने जो है ना वो उसको प्लान कर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद जब एक प्लानिंग आ जाती है सामने, जब वो उन स्टेप्स को सामने रखा जाता है, तो फिर उसके मुताबिक फिर किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम उसको प्रोग्राम को हम इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी जितना मर्ज़ी मुश्किल प्रोग्राम हो, जितना मर्ज़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम हो, तो उसको अगर हम उसका एल्गोरिदम लिख देंगे, उसके स्टेप्स लिख लेंगे, हमारे सामने प्लानिंग आ जाएगी, तो उस प्लान के मुताबिक हमें उस प्रॉब्लम को डिज़ाइन करना या उस प्रोग्राम को डिज़ाइन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो एल्गोरिदम की डेफिनेशन मैंने ये बताई है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। यानी कोई भी हमें प्रोग्राम दिया जाता है जी 2 नंबर्स का, जिस तरह से प्रोग्राम लिखना है, डिज़ाइन करना है, तो जो प्रोग्रामर है वो क्या करेगा कि इस 2 नंबर्स को प्रोग्राम 2 नंबर्स को ऐड करने का जो ये प्रोग्राम है, इसके वो देखेगा कि इसमें मैंने इनपुट क्या करनी है या इसमें फार्मूला क्या यूज़ करना है। ठीक है। और इससे आउटपुट क्या लेनी है। ठीक है ना। तो वो जो स्टेप्स 1 2 3 करके लिखेगा प्रोग्राम के हवाले से, तो उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। और एल्गोरिदम मैंने आपको ये भी बताया है कि एल्गोरिदम जो है ना, ये जो स्टेप्स लिखते हैं वो हम सिंपल एक पेपर पे
किसी एप्लीकेशन में नहीं, या किसी प्रोग्राम में नहीं, या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं बनाते, बल्कि इन स्टेप्स को हम सिंपल पेपर पे हम उसको लिख लेते हैं, और वो ये हमारे सामने बेसिकली एक प्लानिंग है, ठीक है। और ये जो एल्गोरिदम्स जो है ना, ये जो हम लिखते हैं किसी भी प्रोग्राम का जो एल्गोरिदम है, ये सिंपल इंग्लिश लाइक वर्डिंग में, ये नए किसी अरबिक में या पंजाबी में या उर्दू में नहीं हम लिखते, बल्कि सिंपल इंग्लिश लाइक वर्डिंग में, प्योरली इसकी जो वर्डिंग है, प्योरली जो इसकी टर्मिनोलॉजी है, वो इंग्लिश नहीं है, बल्कि इंग्लिश लाइक वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। और ये जो इंग्लिश लाइक वर्ड्स की ये जो टर्मिनोलॉजी हम एल्गोरिदम में इस्तेमाल करते हैं, इस टर्मिनोलॉजी को, इस वर्डिंग को हम क्या कहते हैं, सीडो कोड या सीडो लैंग्वेज, ठीक है जी। ये तो डिस्कशन हो गई एल्गोरिदम की और सीडो कोड के हवाले से। यानी मैं इसको दोबारा इन शॉर्ट समराइज़ कर रहा हूँ कि एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ये तो हो गया एल्गोरिदम, यानी एक प्लानिंग है। और इन एल्गोरिदम के लिखने के लिए जो हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, उस टर्मिनोलॉजी को हम सीडो कोड या सीडो लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट जो है ना, वो हम देखते हैं कि एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी उसकी खसूसियात क्या है। तो उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये है कि अगर हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक मुश्किल प्रोग्राम है, एक मुश्किल प्रॉब्लम है, तो उसको हम छोटे छोटे स्टेप्स में हम उसको ब्रेक कर देंगे, तो ये एक हमारे लिए आसान हो जाएगा। यानी एल्गोरिदम को हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स में, ठीक है ना। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे छोटे स्टेप्स का मतलब क्या है कि मसलन आपको कहा जाता है कि जी 2 नंबर्स हैं या 5 नंबर्स हैं, इनको सम करना है और इसको जो है ना उनकी एवरेज निकालनी है। अब सम करना और एवरेज करना 2 स्टेप्स हैं। ये नहीं है कि आप उसको एक ही वर्डिंग में कह दें जी कैलकुलेट द सम एंड एवरेज, बल्कि 2 इसके स्टेप्स बनाए कि पहले आपने उसको सम किया है, फिर अगले स्टेप में उसकी एवरेज कैलकुलेट किया है डिवाइडिंग बाय 5। तो ये जो यानी हमने जो एल्गोरिदम के स्टेप्स लिखने हैं वो सिंपल भी होने चाहिए और जो है ना वो यानी छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन होने चाहिए, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि ये जो स्टेप्स हैं वो नंबर वाइज सीक्वेंस में होने चाहिए, यानी जौन सा स्टेप आपने पहले करना है उसको 1 कर दें, जो उसके बाद करना है फिर 2 फिर 3, इस तरह से नंबरिंग कर दें, ताकि नंबरिंग से आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टेप मैंने पहले करना है और कौन सा उसके बाद करना है। और तीसरे नंबर पे इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो एल्गोरिदम है उसकी ये जो सिंपल इंग्लिश लाइक वर्डिंग और डिस्क्रिप्टिव का मतलब है टू द पॉइंट, यानी बहुत लंबी चौड़ी आपने कोई उसमें ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करना शुरू नहीं कर देना और बहुत उसमें तमहीद बांधनी शुरू नहीं कर देनी या बहुत ज़्यादा उसको तफसील से बयान शुरू नहीं करना, उसको एक्सप्लेन नहीं करना, बल्कि डिस्क्रिप्टिव यानी टू द पॉइंट, यानी छोटे से सिंपल स्टेप्स में होना चाहिए ताकि मीनिंग और उसका कॉन्सेप्ट वाज़ेह हो जाए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। ये तो हो गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिदम। यानी इस स्लाइड के अंदर हमने एल्गोरिदम क्या है, सीडो कोड क्या है और एल्गोरिदम की जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं बेसिकली। नेक्स्ट स्लाइड इसमें देखें, यहाँ पे वो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में ये किसी भी वाले से पूछा जा सकता है कि एल्गोरिदम जो आप बना रहे हैं उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो उसके 3 बेनिफिट्स हैं, एक रिड्यूस्ड कम्प्लेक्सिटी, एक इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी और तीसरा ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसको सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है, यानी कम्प्लेक्सिटी लफ्ज़ कम्प्लिकेशंस से निकला है। यानी एल्गोरिदम अगर हम बना लेते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया आपको कि एल्गोरिदम बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को डिज़ाइन करने से पहले या किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करने से पहले उसकी प्लानिंग है। जब प्लानिंग हमारे सामने आ जाएगी तो चाहे वो प्रोग्राम जितना मर्ज़ी मुश्किल है, चाहे वो प्रोग्राम जितना मर्ज़ी लेंथी है, तो उसको डिज़ाइन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। यानी एल्गोरिदम का एक फ़र्स्ट बेनिफिट ये है कि इससे मुश्किल से मुश्किल और लेंथी किस्म के प्रोग्राम को डिज़ाइन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम इस चीज़ को फोकस नहीं करेंगे कि भाई हमने कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, सी यूज़ करनी है या C++ लूँगे, बल्कि हमारी टोटली जो कंसंट्रेशन है वो किस पे होगी, उन स्टेप्स पे, उस प्लानिंग पे होगी कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है जी।
दूसरे नंबर पे इसका बेनिफिट क्या है? इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी। इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि एल्गोरिदम एक प्लानिंग है, एक स्टेप्स हैं, जनरल स्टेप्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के, कि हमने उसको डिज़ाइन कैसे करना है, ठीक है ना। इसमें हमने पहला स्टेप कौन सा करना है, फिर दूसरा सेकंड पे कौन सा करना है, तीसरे नंबर पे क्या करना है, यानी हम उसको एक नंबर वाइज जो है ना वो सीक्वेंस में हम उनको लिख लेते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे सामने जब प्लानिंग आ जाती है तो फिर हम उसको ईज़िली डिज़ाइन कर सकते हैं। और इस स्टेप के अंदर मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि ये जो एल्गोरिदम है ये जनरल स्टेप्स हैं, यानी जनरली है, एक जनरल आप कह लेंगे उसका प्लान है। इस प्लान को लेके ये नहीं है कि आप मसलन एल्गोरिदम जो लिख रहे हैं, ये जो प्लान कर रहे हैं, ये सी में तो हो सकता है, C++ में नहीं। इन स्टेप्स को हम विजुअल बेसिक में तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जावा में नहीं। बल्कि ये तो एक जनरल स्टेप्स हैं, एक जनरल प्लानिंग है जो आप पेपर पे कर रहे हैं। इनको लेके आप, इन स्टेप्स को लेके आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो सी है, चाहे वो C++ है, चाहे विजुअल बेसिक है, चाहे जावा है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप उसको, प्रोग्राम को, उस प्रॉब्लम को ईज़िली जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे हम इसकी यानी एल्गोरिदम से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। यानी हम इसको किसी भी लैंग्वेज में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका यानी फ्लेक्सिबिलिटी का ये मीनिंग है, यानी इसमें वर्सटैलिटी आ जाती है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब किस सेंस में है? वर्सटैलिटी, कि इसमें किसी लैंग्वेज के हवाले से स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि किसी भी इन स्टेप्स को हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे इसका जो पॉइंट है वो क्या है? ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी जैसे मैंने बताया कि इसकी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग नहीं है कि आपने इसको किसी फ्रेंच लैंग्वेज में लिखना है, या आपने कोई और अरबिक में लिखना है, या किसी और टफ लैंग्वेज में टर्मिनोलॉजी इसके लिए इस्तेमाल करनी है, बल्कि सिंपल इंग्लिश लाइक वर्डिंग में आपने एल्गोरिदम के स्टेप्स लिखने। तो ये हो गए इसमें इसके बेनिफिट्स वगैरह। उसके बाद ये एक, अब मैंने ये अभी मैंने आपको एल्गोरिदम क्या है, सीडो कोड क्या है, और एल्गोरिदम के फ़ायदे क्या हैं। अब आपको एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है कि भाई इसका एल्गोरिदम जो है वो डिज़ाइन करें। जिस तरह से ये आप देखें स्लाइड कि राइट एन एल्गोरिदम ऑफ ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर्स, कैलकुलेट द सम एंड देन डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। वो कहता है कि 2 नंबर्स हैं, उनको आपने सम करना है, उसका सम कैलकुलेट करना है, यानी उनको ऐड करना है। तो ये आपके पास प्रॉब्लम है, एक प्रोग्राम है, तो इसका आपने एल्गोरिदम कैसे डिज़ाइन करना है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो अब एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि एल्गोरिदम के अंदर 2 चीज़ें, 2 वर्ड्स तो आपने लाजमी यूज़ करने हैं। एक नंबर 1 पे स्टार्ट और लास्ट पे एंड, यानी जहाँ से एल्गोरिदम आपका स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे लफ्ज़ स्टार्ट यूज़ होगा, और जहाँ पे जब आपका एल्गोरिदम ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे आपने एंड यूज़ करना है। चाहे जोन सा भी मर्ज़ी प्रॉब्लम है, जिस लेवल का आप मर्ज़ी एल्गोरिदम लिख रहे हैं, तो ये 2 वर्ड स्टार्ट एंड एंड जो है वो आपने लाजमी यूज़ करना है। तो इसमें आपने पहले क्या करना है? स्टार्ट, ठीक है। अब 2 नंबर्स आपने इनपुट करने हैं, तो आप इसको, मैंने आपको पहले कह दिया कि छोटे छोटे स्टेप्स में आपने इसको एल्गोरिदम में एक्सप्लेन करना है। बात लेंथी नहीं करनी, बल्कि आप एल्गोरिदम जो है वो छोटे सिंपल स्टेप्स में और छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन होना चाहिए। तो आपने पहले, ज़ाहिर है 2 नंबर्स को जब आपने ऐड करना है तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि आपने पहले एक वैल्यू इनपुट करनी है और फिर दूसरी वैल्यू इनपुट करनी है और फिर सम उसका कैलकुलेट करना है। तो लिहाजा आप पहले आप तो हो गया स्टार्ट, दूसरे नंबर पे आप क्या लिखेंगे? इनपुट ए, ठीक है। यानी ए का मतलब ये है कि ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर आप एक वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे इनपुट बी, यानी बी एक दूसरा वेरिएबल है जिसमें आप दूसरी वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। ये 2 नंबर्स आपने इनपुट कर दिए, एक ए में और एक बी में, ठीक है। ये आप, यानी आप इसमें मैंने आपको ये चीज़ शायद पहले बताई थी, प्रोग्रामिंग के हवाले से असूल ये है कि आप मसलन आप मैथ में तो 2 नंबर्स को अगर आपने ऐड करवाना है तो 10 + 20 आप ऐड कर देते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता।
प्रोग्रामिंग में आपने जो भी कैलकुलेशन करनी है उसके लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल क्या चीज़ होती है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें कोई वैल्यू स्टोर करवाएं। मसलन एक वैल्यू अगर दो नंबर्स ऐड कर रहे हैं तो एक ए ले लें, एक बी ले लें और उनको ए प्लस बी करें, ना कि आप 10 + 20 करें। ठीक है ना? यानी आपने वैल्यूज़ को प्लस माइनस नहीं करना, बल्कि आपने ये काम थ्रू वेरिएबल्स करना है। यानी इसमें ए और बी जो हैं वो क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। इसी तरह यानी पहला स्टेप मैं दोबारा लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ कि पहला स्टार्ट हो गया। दूसरा स्टेप ये देखें ना, नंबरिंग कर रहे हैं आप। दूसरे नंबर पे आपने इनपुट ए यानी एक वैल्यू इनपुट कर दी, फिर तीसरे नंबर पे इनपुट बी यानी दूसरी वैल्यू इनपुट कर दी, फिर आपने क्या किया कि ए को बी में ऐड कर दिया। अब ये फार्मूला लगेगा और इसका रिज़ल्ट जो है वो उसने आपने तीसरे वेरिएबल, यानी ज़रूरी नहीं कि वेरिएबल एक सिंगल लेटर पे ही हो, यानी एक वर्ड की शक्ल में। मसलन आपने दो नंबर्स को अगर सम करना है तो उसके लिए टोटल भी आप यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए सम का लफ्ज़ भी, सम का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे सम इज़ इक्वल टू a + b, तो या टोटल, यानी इसका मतलब यह है कि ए और बी दो वैल्यूज़ का जो आंसर है वो किस में आप स्टोर करवा रहे हैं? टोटल में। ठीक है। और नेक्स्ट आप लिखेंगे डिस्प्ले टोटल या प्रिंट टोटल, तो वो टोटल को क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। तो ये लास्ट में आप क्या लिखेंगे? एंड। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, यानी स्टेप्स हैं किसके? दो नंबर्स को सम, उनका सम कैलकुलेट करने के ये स्टेप्स हैं। यानी ये एक प्रॉब्लम थी सिंपल सी, जिसका आपने उसका एल्गोरिदम लिखना था। ये आपको आइडिया हो गया होगा कि भाई अगर कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है तो उसका एल्गोरिदम आपने कैसे डिज़ाइन करना है। इसी से रिलेटेड अब मैं थोड़ा सा इसका एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये देखें, राइट एन एल्गोरिदम ऑफ ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स 5 नंबर्स। यानी अब पहले दो नंबर से अब इनपुट 5 नंबर्स, कैलकुलेट द सम। पहले सम था, अब साथ एवरेज भी है उन 5 नंबर्स की, और फिर आपने रिज़ल्ट को प्रिंट करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको जिस तरह से बताया कि स्टार्ट और एंड तो लाजमी आएगा, यानी पहले स्टार्ट और लास्ट स्टेप एंड होगा। तो स्टार्ट, अब इसमें क्या है? अब इसमें ये चीज़ है कि आप इसमें थोड़ा सा ये चेंज कर सकते हैं कि उस वक्त तो दो नंबर से तो आपने इनपुट ए और इनपुट बी कर दिए थे। अब अगर 5 नंबर्स हैं तो आप इनपुट ए, इनपुट बी, इनपुट सी, इनपुट, वो तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आप इसमें इस तरह से कर सकते हैं कि इनपुट ए, बी, सी, डी, ई, यानी ये 5 वेरिएबल्स ले लें और इनको कॉमे से सेपरेट करते जाएं। ठीक है ना? ए, बी, सी, डी, इसका मतलब है कि आप 5 नंबर्स को आप इनपुट कर रहे हैं। उसके बाद इन्हीं को अब आप जब इनपुट कर दिया तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि इनको सबको ऐड करना है। ठीक है ना? यानी एवरेज और सम अलग इकट्ठा नहीं कर देना। एक स्टेप में आपने सम करना है और अगले स्टेप में आपने एवरेज निकालनी है, क्योंकि सिंपल स्टेप्स होने चाहिए। तो a + b, इसमें आप अगले स्टेप में क्या लिखेंगे कि a + b + c + d + e, यानी इन पांचों नंबर्स को आपने ऐड करना है और इसका रिजल्ट, पहले मैंने टोटल लिया था, मैंने आपको बताया कि टोटल की जगह आप सम भी ले सकते हैं। तो सम इज़ इक्वल टू a + b + c + d + e। इसी तरह अब एवरेज है, जब आपने अब इसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है तो एवरेज के लिए फार्मूला क्या है कि जो ये नहीं है कि a + b + c + d + e डिवाइडेड बाय 5। जब आपको पता है कि इन सब का रिज़ल्ट जो है वो सम का वो किस में आ रहा है? इस सम के अंदर, तो आप सिंपल एवरेज के लिए क्या फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि सम ओवर 5। इसका मतलब है कि ये जो रिज़ल्ट आ रहा है सम का, उसको 5 पे तकसीम करेंगे, नंबर ऑफ 5 नंबर्स जो हैं, क्योंकि 5 नंबर्स हैं उनको 5 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी। यानी एवरेज पूरा लिखना ज़रूरी नहीं है, AVG यानी शॉर्टकट आप एक वेरिएबल ले लें जिसमें एवरेज में ये रिज़ल्ट स्टोर करवा रहे हैं। तो इसी तरह पहले आपने सम को प्रिंट करवाएं, फिर आप एवरेज को प्रिंट करवाएं और फिर एंड हो जाएगा। यानी ये जो है ना, ये 5 नंबर्स को सम और उसकी एवरेज कैलकुलेट करने का एल्गोरिदम है। तो मैंने आपको आइडिया दिया है कि इस तरह से आपको कोई भी प्रोग्राम दिया जाता है कि जी इसका आप एल्गोरिदम लिखें, तो वो आपने, ये तो सिंपल मैंने आपको प्रोग्राम डिस्कस किए हैं कि 2 नंबर्स हैं, उनका
सम कैलकुलेट करना है तो उसका किस तरह एल्गोरिदम होगा, और अगर 5 नंबर्स हैं उनका सम और एवरेज कैलकुलेट करनी है तो उसका किस तरह से जो है ना वो एल्गोरिदम होगा। ये चीज़ तो अब आपको क्लियर होगी। अब इसमें जो है ना वो अब आप देखें एक और तीसरा छोटा सा सिंपल है प्रोग्राम है, कहता है राइट एन एल्गोरिदम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल व्हेन रेडियस इज गिवन। ठीक है जी, ये अब आपने ख़ुद ट्राई करना है अपने तौर पे। इसका एल्गोरिदम देखें कि किस तरह से अगर एरिया कैलकुलेट करना है सर्कल का और रेडियस गिवन है तो उसका एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे। अगर आप इसको ज़बानी लिखें, वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसमें सबसे पहले उसी तरह क्या आएगा एज इट इज़ कि स्टार्ट और लास्ट पे एंड, ये तो आएगा ही। लेकिन आपको पता है कि आप एरिया ऑफ सर्कल जो है ना वो इसका जो फार्मूला है वो पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है। अब आप क्या करेंगे इसमें कि स्टार्ट, अब पाई की कीमत 3.14 वो तो फिक्स है, वो उसमें तो चेंजिंग नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से आप वैल्यू नहीं दे सकते, तो वो तो उसी तरह ही आएगी। लेकिन आर को आपने ख़ुद यानी आपने देना है, इनपुट करना है। तो इसमें सेकंड नंबर पे आप क्या लिखेंगे, इनपुट आर। ठीक है, जब आर इनपुट रेडियस हो गया तो फिर आप पाई की वैल्यू पाई आर्स के यानी 3.14 स्टैरिक, यानी ये प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर में आपको पता है मल्टीप्लाई इस्तेमाल नहीं होता बल्कि मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैरिक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, स्टैरिक का सिंबल इस्तेमाल होता है। तो पाई आर्स के इसमें आर पावर नहीं होगी बल्कि उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, एल्गोरिदम में आपने उसी तरह मल्टीप्लाई करना है। अगर क्यूब है तो आर स्टैरिक आर। ठीक है, तो इस तरह एरिया क्या होगा कि फार्मूला आपने लगाना है तीसरे नंबर पे कि पाई आर स्क्वायर। तो इसका रिज़ल्ट जो है उसके लिए आपने क्या ले लिया, वेरिएबल एरिया। तो एरिया को आप प्रिंट करवा लेंगे और फिर एंड हो जाएगा, यानी ये रेडियस एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने का हमारे पास एल्गोरिदम है। तो यहाँ तक इसको आप रिवाइज़ कर लें, बाकी इंशाल्लाह इससे रिलेटेड कुछ और एल्गोरिदम्स जो हैं वो हम लास्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।